नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बढ़ते हैं खबरों में आगे। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार के बागेश्वर दौरे के दौरान पुलिस ने बॉबी पवार के साथ उनके कुछ दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान जतिन दत्त, कार्तिक उपाध्याय, राम कनवाल और भूपेंद्र कोरंगा की गिरफ्तारी हुई। इसको लेकर बागेश्वर के एसपी का कहना है कि बॉबी पवार समेत उनके साथियों की गिरफ्तारी धारा 144 और धारा 148 के उल्लंघन के अंतर्गत की गई। बॉबी पवार का उद्देश्य बागेश्वर उपचुनाव में खलल पैदा करना था। इससे पहले बॉबी पवार ने पत्र जारी कर बागेश्वर उपचुनाव में युवाओं से गलत तरीके से संवाद करने का ऐलान किया था, जिसके तहत अन्य जनपदों के लोगों को बागेश्वर लाकर शांति भंग करने का भी प्रयास किया गया। उत्तराखंड में जो हमारा बागेश्वर उपचुनाव है वो अभी तक बहुत ही पीसफुल रहा है। पिछले 10 साल की अगर मैं बात करूं तो बस 2 एनसीआर जो इलेक्शन रिलेटेड नहीं, इतना ही ऑफेंस है। तो एक लॉ एंड ऑर्डर बागेश्वर में बहुत अच्छे से मेंटेन हुआ है। जब भी कोई इलेक्शन प्रक्रिया शुरू होती है तो धारा 144 का प्रयोग किया जाता है, जो 8 अगस्त को ही डीएम महोदय द्वारा जारी की गई थी, जिसके अंतर्गत आपकी हर एक्टिविटी एक गवर्नमेंट के या प्रशासन के या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के परमिशन के पश्चात ही की जाती है। इसका मुख्य पर्पज ये होता है कि एक सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए, इलेक्शन में जो खर्चे हो रहे हैं उसको उसका अकाउंटिंग फॉर हो जाए, एक लॉ एंड ऑर्डर की शांतता की स्थिति बनी रहे। बागेश्वर में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में हुई बॉबी पवार की गिरफ्तारी पर जिला कांग्रेस प्रदेश सरकार और प्रशासन पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष भगवत डसीला का कहना है कि बॉबी पवार बागेश्वर बाबा बागनाथ मंदिर के दर्शन करने आए थे। बागेश्वर पुलिस द्वारा केवल शक के आधार पर बॉबी को गिरफ्तार किया गया। बॉबी लगातार बेरोजगारों की आवाज उठा रहे हैं, प्रदेश में हो रही भर्ती घोटाले को उजागर कर रहे हैं। वहीं बॉबी की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश में अचानक से सियासत तेज हो गई है। कुमाऊं के काशी के नाम से विख्यात है और बॉबी पवार का बागेश्वर आना महज एक इत्तेफाक हो सकता है कि उस समय उपचुनाव चल रहे हैं, वो बाबा बागनाथ जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। और जिस तरीके से प्रशासन ने अपने बल का, अपने तंत्र का दुरुपयोग किया, उसको देखकर ये लगता है कि बॉबी पवार ने आज से 5 हफ्ते पहले एक खुलासा किया था कि कैबिनेट मिनिस्टर की बेटी के जो 13.25 प्राप्तांक लेकर के जो उसको नियुक्ति देने का काम उत्तराखंड की सरकार ने किया था, जिसको आज स्थगित भी उन्होंने कर रखा है, तो उसको लेकर के ये लोग इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने ये लगा कि कहीं बॉबी पवार उस संबंध में उसको कहीं उसके पर्चे न बांट रहा हो। इस कारण से जो है आज प्रशासन ने उसको जबरन बलपूर्वक और उसके 4 साथियों को उठाया। उसमें से भी एक आदमी जो पब्लिक का आदमी था, उसको भी उन्होंने धारा 144 के उल्लंघन के नाम पर, क्योंकि इनको 4 से 5वां आदमी चाहिए था, तो एक पब्लिक का आदमी इन्होंने उठा लिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बागेश्वर उपचुनाव में भारी मतों से जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बागेश्वर उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी ऐतिहासिक मतों से विजयी होंगी। इसके लिए कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, उत्तराखंड प्रत्याशी दुष्यंत गौतम समेत स्टार प्रचारक भी 25 अगस्त से शक्ति केंद्रों तक प्रचार करेंगे। भट्ट ने बताया कि जिले के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा काफी दिनों से वहां डटे हैं। भाजपा को लगातार वहां जन समर्थन मिल रहा है। दूसरे दलों के नेता और कार्यकर्ता लगातार भाजपा में शामिल हो रहे हैं। कि हमारे कुछ कार्यकर्ता वहां लग चुके हैं। हमारे जो जिले के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा जी लगातार उस स्थान पर हैं। कल कुछ लोगों की ज्वाइनिंग की और जानकारी प्राप्त हुई है। हम मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम वहाँ निर्धारित होगा, तो आज मुख्यमंत्री दिल्ली से आ गए। उनसे चर्चा के बाद मुख्यमंत्री कार्यक्रम विधि रूप से आ जाएगा। कल हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी का कार्यक्रम को मिल गया है, उनको हम लगाने वाला। हमारे सभी पूरी जो स्टाफ प्रचारकों की सूची है, उनको हमने शक्ति केंद्र स्तर तक भी जाने कर प्रत्येक गाँव में संपर्क के कार्यक्रम तय किए हैं। तो 25 तारीख से लेके और 3 तारीख तक हमारे सारे कार्यकर्ता उस स्थान पर रहेंगे। बागेश्वर उपचुनाव के तहत मंडलायुक्त दीपक रावत डिग्री कॉलेज में मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी मतदान कार्मिक तटस्थ होकर कार्य करें और शालीनता और चौकन्ने होकर निर्बाध मतदान संपन्न कराएं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण अति आवश्यक है, इसलिए सभी मतदान कर्मी गहनता से ध्यानपूर्वक प्रशिक्षण लें और सभी कार्यों में दक्ष हो लें, ताकि मतदान दिवस पर किसी भी प्रकार की परेशानियों का उन्हें सामना न करना पड़े। उन्होंने शांतिपूर्ण सफलता से निर्वाचन संपन्न कराने के लिए सभी को अग्रिम शुभकामनाएं दी। इसके पश्चात मंडलायुक्त कुमाऊं मंडल और आईजी कुमाऊं मंडल नीलेश आनंद भरणे ने ईवीएम स्ट्रांग रूम और मतगणना कक्षों का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। ट्रेनिंग्स में बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट ट्रेनिंग का होता है और उसमें भी ईवीएम्स का, उसमें आप कितने दक्ष हैं, उसकी सिक्योरिटी को लेकर कितने सजग हैं, आपका बिहेवियर कितना न्यूट्रल है, ये सब देखते हुए अच्छा मतदान होता है, ट्रांसपेरेंट मतदान होता है। उसकी ट्रेनिंग का आज मैंने जो फाइनल दौर था उसको देखा। अभी कुछ नोडल ऑफिसर्स हैं, उनसे भी मिलेंगे। रास्ते में हमने कुछ बूथ्स भी देखे, वहाँ पे जो तैयारियाँ हैं और सेटिस्फैक्ट्री तैयारियाँ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 27 अगस्त को एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि वोटर चेतना अभियान के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां वोटर चेतना अभियान के तहत हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से वो बैठक करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि पूरे देश में जिस तरह से वोटर चेतना अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत किस तरह से जनता के बीच जाया जाए, साथ ही किस तरह से नए वोटरों को पार्टी से जोड़ना है, ये कार्य योजना विस्तार से रखी जाएगी। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का 27 तारीख को आगमन है। मुख्य रूप से जो शांति कुंज के कार्यक्रम में उनको रहना है, लेकिन उसके साथ साथ उसी दिन इस माह का अंतिम रविवार है और मन की बात का कार्यक्रम भी होगा। तो हम ऋषिकुल जो कैंपस है आयुर्वेदिक कॉलेज ऋषिकुल में, उसमें वृक्षारोपण करेंगे। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के साथ कार्यक्रम संपन्न होगा और उसी स्थान पर मन की बात के कार्यक्रम में वो सम्मिलित होंगे। हमारे कार्यकर्ता भी उस कार्यक्रम में उपस्थित, उस बूथ के कार्यकर्ता वहाँ उपस्थित रहेंगे। उसके बाद शांति कुंज के कार्यक्रम के बाद में हरिद्वार में ही जो प्रदेश की कोर टोली है, कोर कमेटी, उनके साथ उनका व्यक्तिगत मिलना होगा। ये कार्यक्रम पूरे दिन का कार्यक्रम बना है। 5 में उनकी वापसी रहेगी। आगामी विधानसभा सत्र 5 सितंबर से 8 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए मंत्रिमंडल द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया है और यह सत्र देहरादून में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि बीटा विधानसभा सत्र गैरसैंण में आयोजित हुआ था, जिसे सितंबर से पहले होना था। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि इस बजट सत्र में अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा ताकि जो बजट की कमी है वो पूरी हो सके। पिछले करीब एक माह से अपनी मांगों को लेकर रुड़की तहसील में धरना दे रहे किसानों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत का ऐलान किया गया, जिसको लेकर रुड़की तहसील के बाहर भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत आयोजित की गई। महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत पहुंचे। घंटों चली महापंचायत को किसान नेताओं ने संबोधित किया। अलग अलग जगहों से आए किसानों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी, जिस पर राकेश टिकैत किसानों की आवाज को सरकारों तक पहुंचाने का दम भरते नजर आए। अंत में रुड़की एसडीएम महापंचायत में पहुंचे और किसानों को उनकी मांगों के बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद राकेश टिकैत ने अपना संबोधन किया और धरना जारी रखते हुए महापंचायत का समापन कर दिया। इनको मुआवजा, इनका जो गिरदावरी है, जो इनकी जांच है, जिन फसलों का नुकसान हुआ, जिन खेतों का, उनकी जांच पूरी नहीं हुई। जहां पे गन्ना या फसल दूसरी लगी हुई थी, वहां पे खाली दिखा रहे खेत, उससे किसानों को मुआवजा कम मिल रहा और जो मिल रहा ये कम है, ये बढ़ना चाहिए। धरना भी यहाँ की कमेटी ये चाह रही है कि धरना चलता रहे, हमारी सरकार से एक बार बातचीत हो जाए। अधिकारी को ये कहा, सरकार से बातचीत हो जाए तो धरना उसी टाइम पे खत्म हो। इनका आगे क्या। देहरादून में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर जिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ताओं के द्वारा मांग की गई कि जिस तरीके से आज पूरे उत्तराखंड के अंदर आपदा जैसी स्थिति है और मुआवजे के नाम पर सरकार बहुत कम मुआवजा दे रही है, इसके साथ ही सभी स्कूलों में बरसात का पानी भर गया है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिससे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। वहीं डोईवाला चीनी मिल को बंद करने का विरोध करते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि डोईवाला चीनी मिल से लाखों किसानों की जीविकाएं चलती हैं।
अगर इस चीनी मिल को बंद कर दिया गया या फिर प्राइवेट हाथों में दिया गया तो किसान यूनियन आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। मंत्री जी कोरोना काल में कभी नहीं घर में रहे, उसको डॉक्टर मना करते थे, सब मना, घर के आदमी बात नहीं मान रहे थे और वो जनते के साथ रह के इतना सेवा करा। जनता अपने हैं सबको, इसको प्यार है जनता। पर्यटन नगरी मसूरी में पर्यटकों की भारी कमी के चलते पर्यटन व्यवसाय पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही हिमाचल और उत्तराखंड के कई स्थानों में भूस्खलन होने से पर्यटकों ने पहाड़ों की ओर जाना कम कर दिया है, जिस कारण इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है और मसूरी के अधिकांश होटल और रेस्टोरेंट खाली पड़े हैं, जिस कारण यहां के व्यापारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसको लेकर आज मसूरी होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को विज्ञापन प्रेषित किया गया है, जिसमें मांग की गई है कि मसूरी में आपदा घोषित की जाए, क्योंकि इस वर्ष जून के माह में पर्यटकों की संख्या 25% कम रही है। वहीं व्यापारियों को उम्मीद थी कि जुलाई और अगस्त के महीने में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी और उनका व्यापार फिर से पटरी पर आ जाएगा, लेकिन जुलाई और अगस्त के माह में भारी बारिश के चलते पर्यटकों की संख्या नगण्य रही है। ज्ञापन में मांग की गई है कि सरकार द्वारा टैक्स में राहत दी जाए। इस बारे में जानकारी देते हुए मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया कि इस वर्ष पर्यटन सीजन में व्यापारियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। माल रोड के सौंदर्यीकरण को लेकर भी पर्यटकों में गलत संदेश गया है। साथ ही हिमाचल प्रदेश में आई आपदा का असर उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर मसूरी में आपदा घोषित करने की मांग की गई है। जीरो पर्यटक से हमारी आमदनी जो है ज़ीरो हो गई है। हर होटलिया बहुत परेशान है, कैसे भुगतान करेगा, स्टाफ की सैलरी देनी है, बिजली का भुगतान करना है, पानी के चार्जेस पे करने हैं, ESI है, EPF है, उसके अलावा हर किसी ने बैंक से लोन लिया हुआ है। उस लोन का जो इंटरेस्ट है वो कैसे दे पाएंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री को हमने आज ज्ञापन दिया है, उसमें सारी हमने डिमांड रखी हैं। उनसे अपेक्षा करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि इस वर्ष जो हमारा चल रहा है, अभी कार्य चल रहा है, ये बिल्कुल शून्य के माफिक हैं। इसलिए मसूरी शहर में आपदा घोषित करके हमें जो है जिस रूप से हमने डिमांड की है उनके अनुरूप हमें जो है रिलीफ देने की कृपया करें। सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो रहे मंडल मुख्यालय स्थित गार्डर पुल की तस्वीरों के बाद नगरपालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम ने इसके संबंध में प्रेस वार्ता कर भ्रम फैलाने वाले लोगों के खिलाफ अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। नगरपालिका अध्यक्ष पौड़ी यशपाल बेनाम ने कहा कि तथाकथित कुछ अज्ञानी लोग लगातार मंडल मुख्यालय पौड़ी में बना रहे गार्डर पुल के संबंध में भ्रांतियां फैला रहे हैं, जो कि निराधार हैं। उन्होंने कहा कि पुल को बनाने में चीफ इंजीनियर के साथ ही काम कर रहे जेई ने इसमें अपनी पूरी तरह से संतुष्टि जाहिर की है कि ये पुल पूरी तरह से खतरे की जद से बाहर है। उन्होंने कहा कि नगरपालिका चुनाव के नजदीक आते ही कुछ लोग भ्रम फैलाने की स्थिति पैदा कर रहे हैं, जो कि निराधार है। वहीं लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि उनके द्वारा भी इस गार्डर पुल का निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान सभी चीजों से वे संतुष्ट नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि इसका डिजाइन भी मुंबई के आर्किटेक्ट द्वारा बनाया गया है और ये पुल पूरी तरह से सुरक्षित है और इस पर किसी तरह का भ्रम नहीं फैलाया जाना चाहिए। बहुउद्देशीय टाउन हॉल को आम लोगों के लिए खोलने की मांग को लेकर मसूरी व्यापार मंडल द्वारा टाउन हॉल गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया और मांग की गई कि टाउन हॉल को आम लोगों के लिए खोला जाए। साथ ही मसूरी में निवास करने वाले लोगों के लिए पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। व्यापार संघ द्वारा टाउन हॉल के गेट पर धरना देने के दौरान मांग की गई कि अगर 2 अक्टूबर तक आम लोगों के लिए टाउन हॉल को नहीं खोला गया तो मजबूरन व्यापार संघ को टाउन हॉल का संचालन अपने हाथों में लेना होगा। आपको बता दें कि टाउन हॉल 2005 में नवीनीकरण के लिए तोड़ दिया गया था और 2021 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था, जिसमें घोषणा की गई थी कि टाउन हॉल मसूरी की जनता को समर्पित है। लेकिन पिछले 2 सालों से इस पर ताला पड़ा हुआ है, जिससे मसूरी व्यापार संघ के साथ ही स्थानीय नागरिकों में भी खासा आक्रोश है। और बहुत ही खेद की बात है, इतने वर्ष होने के बावजूद, टाउन हॉल खड़ा होने के बावजूद ये जनता के लिए बंद है, यहाँ ताले लगे हुए हैं। मसूरी की जनता ना यहाँ शादी समारोह कर सकती है, ना ही बच्चे अपने, ना मसूरी की जनता के बच्चे यहाँ खेल कूद में कोई प्रतिभाग कर सकते हैं।
ना ही ये टाउन हॉल किसी दफ्तर के लिए खुला है। उत्तराखंड संस्थान का ऑफिस दर दर भटक रहे हैं वो अपनी जगह ढूंढने के लिए, जो कि पहले यहीं स्थित था। इसके साथ साथ पार्किंग की व्यवस्था तो मसूरी में बहुत संगीन है। मसूरी के नागरिक, लंडौर के निवासी, कुल्डी के निवासी, आसपास के सभी निवासी पार्किंग को परेशान है। लेकिन यहाँ टाउन हॉल में निःशुल्क पार्किंग की बजाय पैसे लेकर पार्किंग लग रही है। ये टाउन हॉल जनता का है, जनता को समर्पित होना चाहिए। हम इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2 अक्टूबर को हम स्वयं इस टाउन हॉल का संचालन अपने हाथ में ले लेंगे, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। कथावाचक स्वामी पुण्यानंद गिरी का प्रवचन के दौरान ब्राह्मणों को लेकर दिया गया एक बयान जो है विवाद का विषय बन गया है, जिस पर विरोध शुरू हो गया है। बयान से गुस्साए ब्राह्मण समाज के लोगों ने बैरागी कैंप स्थित स्वामी पुण्यानंद के आश्रम को घेर लिया और जमकर उनके खिलाफ नारेबाजी की। इतना ही नहीं, गुस्साई भीड़ ने आश्रम का मेन गेट तक तोड़ डाला। हंगामे की सूचना मिलते ही कनकल थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और बमुश्किल हंगामे को शांत कराया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मांग पूरी न होने पर उन्होंने न्यायालय का सहारा लेने की चेतावनी भी दी है। 23 तारीख को कल सोशल मीडिया से पता चला कि ब्राह्मण को अशब्द बोले हैं। कौन से विवेक से बोले हैं, कौन से मत से बोले हैं, इसका विरोध है। कंकल थाने में हमने तहरीर दी है कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो मैं सभी ब्राह्मण बंधुओं से और सभी सनातन प्रेमियों से आह्वान करता हूं कि हर जिले, हर राज्य में इस पूर्णानंद के खिलाफ हर थाने में तहरीर देनी शुरू करें। पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस से ये निवेदन किया है माननीय अध्यक्ष जी से कि आप जल्दी जल्दी इसकी गिरफ्तारी करें, जांच करके। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो फिर हम कोर्ट में जाने के लिए। शहर के बड़े दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सीटी स्कैन की मशीन खराब हो गई। ऐसे में लोगों को अच्छी खासी दिक्कतें, यानी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल सीटी स्कैन की मशीन का यूपीएस बीते दिनों फॉल्ट आने के कारण खराब हो गया था, जिसके बाद से दून अस्पताल में मरीजों की सीटी स्कैन की जांच नहीं हो पा रही थी, जिसपे अस्पताल प्रशासन का कहना है कि जल्द ही इंजीनियर्स बुलाकर सीटी स्कैन की मशीन को ठीक करवा दिया जाएगा। जिसके संदर्भ में चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि सीटी स्कैन की मशीन का यूपीएस जलना दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन ये बात अच्छी है कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, जिसको इंजीनियर्स ने देख भी लिया है। उम्मीद है कि 1 से 2 दिन के अंदर ये ठीक हो जाएगा और दोबारा से सुचारू रूप से सीटी स्कैन होने लगेगा। देखिए, बिल्कुल ये कल बड़ी अनफॉर्चुनेट एक घटना हुई है, उसमें यूपीएस हमारा फूक गया। ये अच्छी बात रही है कि किसी भी आदमी को कोई हानि नहीं हुई है और इंजीनियर्स ने देख लिया है। उम्मीद है कि 1 से 2 दिन के अंदर ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा और हम दोबारा एक सेवाएं देने के लिए तत्पर रहेंगे। शहर में संचालित ई रिक्शा के लिए आरटीओ देहरादून की ओर से सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इसका शिविर परेड ग्राउंड में लगाया गया। शिविर के संबंध में आरटीओ शैलेश तिवारी द्वारा बताया गया कि आरटीओ देहरादून के सौजन्य से शहर में संचालित ई रिक्शा का सत्यापन अभियान शुरू किया गया है। 4-5 दिन चलने वाले इस अभियान में संचालित ई रिक्शा चालकों को परेड ग्राउंड शिविर में बुलाया जा रहा है, जहां पर उनके डॉक्यूमेंट्स देखे जा रहे हैं। इसमें उनके लाइसेंस की जांच बनाने संबंधी डॉक्यूमेंट देखे जा रहे हैं। उनमें कोई कमी है तो उसको भी वेरीफाई किया जा सकता है। इसमें लाइसेंस, गाड़ी का टैक्स, गाड़ी की फिटनेस चेक की जा रही है। इसके माध्यम से शहर में कितने ई रिक्शा संचालित हो रहे हैं इसका भी पता चल जाएगा। थाने का पंजीकरण का आंकड़ा भी उन्होंने कहा कि हमारे पास है, लेकिन फील्ड पर कितने ई रिक्शा चल रहे हैं इसके बारे में भी मालूम हो जाता है। देहरादून में चोरी के एक मामले में पुलिस ने फरार आरोपी धीरज को पकड़ने में कामयाबी हासिल करने की बात सामने आ रही है। हालांकि वो पुलिस को बाद में चकमा देकर भागने में सफल रहा। दबिश के दौरान पुलिस ने सहस्त्रधारा रोड से 2 करोड़ 60 लाख के साथ एक सनी नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया था। जानकारी के मुताबिक फरार अभियुक्त धीरज खेतीबाड़ी का काम करता था। वो पहले देहरादून रह चुका था। धीरज का भाई दिल्ली पुलिस में नियुक्त है। वहीं इस मामले में पुलिस को शक है कि दिल्ली पुलिस में काम करने वाला नीरज भी कहीं ना कहीं इस मामले में संलिप्त है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक चोरी की घटना हुई थी जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें कंप्लेनेंट जो वादनी है मीनू गोयल, उनके द्वारा बताया गया था कि उनके घर से कुछ ज्वेलरी और पैसा चोरी हुआ है और इसी संबंध में पहले एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई थी, जिसके पास से 2 करोड़ 60 लाख रुपए बरामद हुए थे और एक अभियुक्त जो धीरज है वो वांछित चल रहा था। उसी की अरेस्टिंग के लिए जो हमारी टीम उस पर एफर्ट कर रही थी, तो उसके उसी क्रम में जो धीरज है उसके पिताजी भूदेव, उसकी गिरफ्तारी की गई है, जिसके पास से चोरी गए 48 लाख रुपए बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो वांछित है उसकी भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।
शराब पीकर वाहन चलाने और हुड़दंग करते 2 छात्र सहित 4 युवाओं को प्रेमनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनकी बाइक भी सीज कर दी है। थाना प्रभारी पीडी भट्ट ने बताया कि सूचना मिली थी कुछ युवक शराब पीकर हंगामा कर रहे हैं। तत्काल टीम गठित कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के खिलाफ 81 पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। इनकी पहचान आयुष जोशी निवासी प्रेमनगर नगर, आदित्य शर्मा निवासी लक्ष्मणपुर डाकपत्थर रोड, आयुष आनंद निवासी प्रेमनगर, अभिषेक शर्मा निवासी आसनबाग के रूप में हुई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।